नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 29 मार्च 2023 एंड डेली के करंट अफेयर एनालिसिस में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर बता देना चाहता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो उसको इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज में आते हैं। रिगार्डिंग फर्स्ट न्यूज, ₹50 लाख रिवॉर्ड दिया गया है बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को। राइट, सो यस, असम गवर्नमेंट ने फाइनली अनाउंस किया है दैट लवलीना बोरगोहेन, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही मैसिव फीट अचीव किया है जिसके कारण इनको इतना बड़ा एक धनराशि दी जा रही है ना। व्हाट इज दैट फीट? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन टोक्यो ओलंपिक्स, राइट। और साथ ही साथ देखो, शी हैज बिकम द फर्स्ट आसामीज स्पोर्ट्स पर्सन, ध्यान दीजिएगा, किस लिए, to climb a clinch medal on Olympics and now a gold medal at World Boxing Championship। ठीक है, सो पहला ऐसा असमीज गर्ल हो गई है, लवलीना बोरगोहेन who has achieved this feat, right? That's why we are discussing about her, right? आगे बढ़ते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट। नाउ देखो दोस्तों, ये जो न्यूज है ना, ये मैं बोल सकता हूं दैट दिस न्यूज इज न्यूज इन ट्रांजिशन, राइट। मतलब अभी हुआ नहीं है, बट यस दिस हैज बीन प्रोपोज्ड। नाउ व्हाट इज प्रोपोज्ड? द प्रपोजल इज इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाना है हमारे कार्बी एंगलोंग में, राइट। कार्बी एंगलोंग की इनफैक्ट बोला गया तो 35 किलोमीटर फ्रॉम दीफू एक विलेज है जिसको कहा जाता है लंकाईजान, राइट। यहां पर इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट बनाने का बेसिकली फैसिलिटी है, और कहा जा रहा है दैट ये प्रोजेक्ट जो है ना, राजस्थान में जो भादला प्रोजेक्ट है ना, उसका भी डबल पावर जनरेशन करने की कैपेसिटी रख सकता है ना। ध्यान दीजिएगा, दिस इज न्यूज इन ट्रांजिशन एब्सोल्युटली, राइट। एज ऑफ नाउ टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, राइट, दिस इज न्यूज इन ट्रांजिशन, राइट। सो या आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, अ रियलिटी चेक। रियलिटी चेक किसके रिलेटेड? देखो, ग्रीन हाइड्रोजन बोला जा रहा है, हम लोग जो इतना बोल रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन, तो क्या ग्रीन हाइड्रोजन की फिजिबिलिटी कितनी है? दैट क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड हियर, राइट। सो यहां पे बोला जा रहा है, एक नया रिपोर्ट के थ्रू बोला गया है दैट ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, इट इज नॉट द की टू एनर्जी ट्रांजिशन। आने वाले समय में जो हर एक देश ढंडोरा पीक रही है, यहां ग्रीन हाइड्रोजन, बट क्या ग्रीन हाइड्रोजन इज द की टू फ्यूचर एनर्जी प्रोडक्शन? द क्वेश्चन इज दिस, राइट। सो यहां पे बोला जा रहा है नहीं, इट इज नॉट दैट की, राइट। इनफैक्ट कुछ डेटा के साथ इसको जस्टिफाई किया गया, जैसे बोला गया है, अगर अभी देख लीजिएगा, इट अकाउंटेड फॉर ओनली 0.04% ऑफ द ग्लोबली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन एज ऑफ 2021। ठीक है, 2021 तक मात्र 0.04% है, 2021 तक, राइट। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है दैट ग्रीन हाइड्रोजन, हम लोग जो बोल रहे हैं दैट ये सबसे मैसिव आने वाले रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी एक्सट्रैक्शन का ये पिलर होने वाला है। इज इट पॉसिबल जिसका प्रोपोर्शन इतना कम है, राइट। मोरओवर बोला जा रहा है दैट यस, ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो ये हाइड्रोजन जो, और कैसे इसको स्प्लिट किया जाता है? विद द इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से लाया जाता है, राइट, जैसे सनलाइट, जैसे विंड, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट। सो उससे प्रोड्यूस तो किया जाता है, बट इसका प्रोपोर्शन कितना है अवेलेबल? इसका प्रोपोर्शन मात्र 0.04% है, राइट। इनफैक्ट अगर मैं कोई अलग सा डेटा दिखाऊं तो देखो, यहां पे जो डेटा दिया गया है, यहां पे बताया गया है ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन का एक चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट, राइट, जिसमें मैक्सिमम जो 99% जो ग्लोबल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन दिया हुआ है ना, दैट इज टेकिंग फ्रॉम द ग्रे हाइड्रोजन। और ग्रे हाइड्रोजन किसको कहते हैं? ये जो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस किया जाता है ना विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे गैस, ऑयल, कोल। अब देखो, आप इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो? अल्टीमेटली नॉन फॉसिल फ्यूल्स को ही ना इस्तेमाल कर रहे हो, सॉरी, फॉसिल फ्यूल्स को ही ना इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो ये ग्रीन तो हुआ नहीं ना, इसलिए इसको क्या हम लोग कहते हैं? ग्रे हाइड्रोजन। एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, राइट, जो क्या बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है बाय द फॉसिलाइज्ड गैस, एंड तीसरा आता है ग्रीन हाइड्रोजन, जो क्या ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बेसिकली प्रोड्यूस यहां पर किया जा रहा है, राइट। तो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन बहुत कम है, 0.04%। इनफैक्ट ब्लू हाइड्रोजन का अगर प्रोपोर्शन देख लीजिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन से ज्यादा है, दैट इज कम्स आउट टू बी 0.7%, राइट। तो ये है बेसिकली क्लियर डेटा, जो कि रीसेंट डेटा है, हो सकता है अभी हाइड्रोजन प्रोडक्शन का, राइट। नाउ
एक चीज और भी बोला गया है इस आर्टिकल में, और वो बोला गया था ग्रीन हाइड्रोजन के लिमिटेशंस के बारे में। इसके लिमिटेशंस की अगर बात करें, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी अगर देख लीजिएगा, इट इज 30% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज लॉस्ट व्हाइल प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन। इनडायरेक्टली इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। जी हां, इनडायरेक्टली कैसे बोला जा रहा है, जब ये रिएक्ट करता है ना विद हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स, राइट, तब एक डिलेड क्लाइमेटिक चेंज भी हो सकता है, क्योंकि एक it is further responsible for breaking down and eliminating the methane, जो कि एक potent greenhouse gas है। Next is large scale production requires vast amount of land, vast amount of water, vast amount of renewable energy। अब ये सब अगर इस्तेमाल इतना ज्यादा में करोगे तो ह्यूमन राइट वायलेशन या फिर एनर्जी पॉवर्टी भी आने वाले समय में हो सकता है। आप सोचो ना, अगर कहीं पर आप एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर किए जा रहे हो अंधाधुंध तरीके से, और ये एक ऐसा रीजन में हो रहा है जो कि वाटर स्ट्रेस्ड है, और अगर इंडिया में अगर सेंट्रल वाटर कमीशन का अगर आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, यस, मैक्सिमम ऑफ द स्टेट्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ गेटिंग वाटर स्ट्रेस, राइट। तो यहां इसको प्रोडक्शन करने में तो वाटर की संख्या कितनी ज्यादा लगने वाली है। तो क्या ये इनडायरेक्टली हम नहीं बोल सकते ह्यूमन राइट वायलेशंस हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन के राइट्स क्या है, ऑफ कोर्स इफ यू आर लिविंग इन दिस आई मीन एनी वर्ल्ड, and water is a free resource which God has given to us, right? So why will we pay for it, right? It should be free available for every citizen, right? तो ये कुछ issues हैं जो कि यहाँ पे लाए गए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, right? Next, हीट इंडेक्स के बारे में बोला जा रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो प्लान कर रही है, ध्यान दीजिए, इन्होंने प्लान किया है दैट ये इश्यू करेगी एक हीट हैजार्ड एनालिसिस फॉर इंडिया, और इसी के रिलेटेड हीट इंडेक्स के बारे में भी बोला गया था, जिसमें बोला गया था दैट आईएमडी ये भी रिलीज करेगी हीट इंडेक्स। नाउ हीट इंडेक्स है क्या, देखो ये एक कलर बेस्ड वार्निंग सिस्टम होता है, राइट। जैसे आप साइक्लोन्स देख लीजिएगा, कभी अगर आता है तो एक कलर बेस्ड वार्निंग सिस्टम्स निकाला जाता है ना, राइट। तो वैसे ही इसका भी सम सॉर्ट ऑफ कलर बेस्ड वार्निंग सिस्टम होगा, जहां पर एस्टिमेशन किया जाएगा दैट टेम्परेचर किस रेंज में है। सिर्फ टेम्परेचर ही क्यों, और भी अदर फैक्टर्स देख लीजिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, मैक्सिमम टेम्परेचर, क्लाउड कवर, ये सब सारे डेटा का अमाल्गमेशन होगा। अब सोचो कोई एक ऐसा रीजन है जहां पर ये सब बहुत ऐसे कंडीशन में है जिससे क्या हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे आने वाले कुछ दिनों में हीट वेव आ सकता है, राइट। सो वहां की सरकार जो है सतर्क हो जाएगी, राइट, समझ रहे हो बात। तो वही चीज बोला गया यहाँ पे। तो ओवरऑल बोला जा रहा है ये हीट इंडेक्स जो निकाला जाएगा, इसका यूजेजेस क्या होने वाला है। देखो इसकी अगर यूजेजेस देखें ना, बोला जा रहा है इट विल नॉट ओनली वार्न अगेंस्ट हीट वेव्स हैजार्ड, वो तो मैंने बोला ही, ऑफ कोर्स ये सारे डेटा अगर लाया जाएगा, कई रीजन का विंड स्पीड, वहां का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, ये सब सारे अगर डेटा है तो ऑफ कोर्स यस वी विल बी गेटिंग द वार्निंग अगेंस्ट द हीट वेव हैजार्ड, बट आल्सो इट लिस्ट प्रिकॉशंस दैट पीपल कैन टेक। यस, in fact calculation of heat index will help state in the formulation of better heat action plans। सोचो जैसे हमारे वेस्टर्न स्टेट्स है, राइट, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, जहां पे हीट वेव्स आर रिस्पेक्टिवली कॉमन, राइट। तो उन रीजन में बाई चांस अगर हीट वेव्स आती भी है तो ऑफ कोर्स एक बेटर प्लान फॉर्मुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हीट इंडेक्स से पता चल जाएगा दैट पास्ट कुछ दिनों का रिकॉर्ड कैसा है, ओवरऑल हीट, मॉइस्चर कंडीशंस, विंड स्पीड, है ना, ओवरऑल टेम्परेचर, ये सब का कंडीशंस कैसा है। तो उसके बेसिस पे फर्दर सरकारें वहां पर कोई स्टेप्स भी ले सकती है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट द हीट इंडेक्स दैट वी हैव रेड हियर, राइट। नेक्स्ट गाइस, एक कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड न्यूज है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। किसके अंडर? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना प्रोग्राम के अंदर। तो सवाल होता है ये कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। उससे पहले हम लोग कैप्टिव एम्प्लॉयर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइएगा कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देखो, एक कैप्टिव एम्प्लॉयर समझ रहे हो ना, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कंपनी है, सो आई एम एन एम्प्लॉयर, और मैं अगर आपको अपने कंपनी में हायर कर रहा हूं तो आप उसके एम्प्लॉई हुए, राइट। अब यहां पे क्या है, कैप्टिव एम्प्लॉयर कौन होता है? जैसे मैं अगर एक कैप्टिव एम्प्लॉयर हुआ तो क्या कैरेक्टर, कैसे समझोगे दैट मैं एक कैप्टिव एम्प्लॉयर हूं? एनी एम्प्लॉयर और इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू कैंडिडेट्स, जैसे आपको अगर मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, ऑफ कोर्स से फॉर एग्जांपल मेरी कोचिंग इंडस्ट्री है, राइट, और मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, राइट। तो कैंडिडेट्स मतलब आप वो कैंडिडेट हुए, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, राइट।
इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ इट्स सब्सिडियरी। सोचो मेरा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ना, और उसका एक सब्सिडियरी इंस्टीट्यूट भी है ना, तो सोचो क्या होगा, इट्स सब्सिडियरीज एंड हैज सूटेबल इन हाउस ट्रेनिंग फैसिलिटीज, है ना, और आप फ्रेशर हो तो मेरे जो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग फैसिलिटी भी है, दैट आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, दैट कैसे कैसे हमारे इंस्टीट्यूट में काम किया जाता है, राइट। तो ये सब कुछ अगर है, देन आई एम ए कैप्टिव एम्प्लॉयर। समझ गए यहां पर, है ना। सो दिस इज द थिंग ऑफ कैप्टिव एम्प्लॉयर। अब बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या लॉन्च किया, एक नया इनिशिएटिव जिसको बोला कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। आप समझ गए दैट इसके अंडर कोई भी अगर कंपनी किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट देती है, देन दैट इज कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसके फीचर्स अगर देख लीजिएगा, ये अनडाउटेडली ट्रेन करेगा और प्लेस करेगा मोर देन 31,000 रूरल यूथ इन देयर एस्टेब्लिशमेंट और सब्सिडियरी कंपनीज, पहली बात तो। दूसरा, ट्रेन कैंडिडेट्स आर एश्योर्ड पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ विद, जिसका मिनिमम सीटीसी तो कॉस्ट टू कंपनी जो होता है वो है 10,000 रुपीज होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ग्रेटर इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन तो होगा ही इन स्किलिंग द रूरल यूथ, बट साथ ही साथ ये गैप जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना हमारे देश में, उसको भी ब्रिज करेगा। नाउ किस रिलेटेड गैप है, जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स के बीच में, है ना, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ओवरऑल अचीव किया जा सके, ठीक है। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2014 को। मिनिस्ट्री क्या है, अंडर रूरल डेवलपमेंट। ये पार्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिमांड लेड स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, जिसका एम हो रूरल पुअर यूथ, जो कि 15 से 35 साल के बीच के एज के हो, उनको कवर किया जा सके। और मैंडेटरीली कवर किया जाएगा सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, जैसे एससी, एसटीज, माइनॉरिटीज, वुमेन्स, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो एम है इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का, वो यही है दैट कैसे करियर प्रोग्रेस किया जाए रूरल यूथ्स का। ऑलराइट, आगे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया है 2 दिन का इवेंट ऑन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, जो क्या मार्च 28 को सेलिब्रेट किया जा गया था। किस लिए, टू प्रोमोट द मल्टीलिंगुअल इंटरनेट फॉर इंटरनेट इंक्लूजन, ठीक है। तो देखो इसका मेन एम क्या है, टू प्रोमोट मल्टीलिंगुअल इंटरनेट फॉर डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया, डिजिटली इंक्लूड करना, क्योंकि अभी भी पूरा इंडिया इज नॉट डिजिटली इंक्लूडेड, in spite of the fact that you guys are watching this video from YouTube or from your laptop or from your mobile cell phone. You guys have the access of internet, but there is huge, Indian janta who does not have the access to internet yet, right? तो उनके लिए गैप को ब्रिज करने के लिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे को सेलिब्रेट किया गया था, और इस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के तहत बेसिकली इंकरेज किया जाता है वैसे पॉलिसीज जो क्या इंटरनेट के जगत में इंक्लूसिव और मल्टीलैटरल हो। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप और इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स, दैट इज ICANN। इसका पोटेंशियल क्या है, एक्सपर्ट तो ये भी बोलते हैं दैट नेक्स्ट जो 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स आने वाले हैं ना, क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट जो 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स आने वाले हैं, they are likely to come from non-speaking English speaking countries, right? तो it is very much important, अगर उनको इंक्लूड करना है तो उनको अगर अंग्रेजी दिखाओगे क्या समझेंगे वो लोग, समझेंगे नहीं ना, सब कुछ हिंदी में देना पड़ेगा ना जी, है ना। या फिर अगर इंडियन हो तो वो हिंदी में देना पड़ेगा, या अगर सोचो कोई केनिया का हो तो मालावी लैंग्वेज होगा, है ना। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, है ना। सो उन लैंग्वेजेस में हमको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, है ना। जो क्या अब इंटरनेट देखोगे ना, मैक्सिमम सब कुछ डाला हुआ है इंग्लिश में, है ना। तो ये सब चीजों को प्रमोट करने की यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट eVTOL एयर टैक्सी। eVTOL है क्या, अच्छे से समझना। अभी आप लोग यूपीएससी दे रहे हो ना, मई को, जो 28 मई को होने वाला है। तो eVTOL, व्हाट डज eVTOL मींस? इट मींस इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, eVTOL। इंडिया का एम है टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल इनिशिएटिव बाय 2025। नाउ अगर eVTOL ये देख लीजिएगा, अनडाउटेडली इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ऑपरेशंस होता है। मतलब ये है क्या, काइंड ऑफ एयर टैक्सी है। जैसे आप सोचो गुवाहाटी में ही फंसे हुए हो, है ना, आपको
आपको मालीगांव से जाना है गणेशगुड़ी, ठीक है, तो आप मालीगांव से अगर जाओगे तो आपको 1 घंटा तो मिनिमम, 1 घंटा मिनिमम, वो अपना पर्सनल व्हीकल से, पब्लिक व्हीकल से तो सोच लो 2 घंटा, है ना। मैं क्या, अब इतना जाम लगा हुआ रहता है ना, इसीलिए अब एयर टैक्सी अगर लोगे तो मुश्किल से 5-10 मिनट में पहुंच जाओगे, है ना। एयर टैक्सी है क्या, काइंड ऑफ छोटा सा हेलीकॉप्टर टाइप ऑफ है, मतलब ये ड्रोन का बड़ा, माफ करना, सॉरी, ये ड्रोन का एक बड़ा वर्जन है बोल सकते हैं, राइट, दीज एयर टैक्सीज, राइट। एंड उसी का यहां पे फीचर दिया गया दैट आने वाले 2025 तक शायद ये इंक्लूड हो जाए, जिसमें नॉइज लेवल काफी ज्यादा कम होने वाला है, फुल्ली इलेक्ट्रिक पावर्ड होने वाला है, ये सस्टेनेबल होगा एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम रनवेज। ऑफ कोर्स इसको फ्लेक्सिबिलिटी है, मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिक भी ऑपरेशंस इसके फैसिलिटीज दी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है दैट इसमें पायलट नहीं रहेगा, बिल्कुल पायलट होना ही है, राइट। तो एनीवेज दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट इज क्वांटम बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक। इंडिया का पहला, ध्यान दीजिएगा, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक अभी ऑपरेशन किसके बीच में है, संचार भवन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिस, राइट। तो क्वांटम कम्युनिकेशन है क्या, उसके बारे में अगर देखा जाए तो यस, ये कम्युनिकेशन चैनल है जो क्या लेवरेज करता है लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, राइट। एंड ये यूज करता है क्यूबिट को। अभी तक देखो कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन पहुंचाए जाते थे ना, वो बेसिकली अभी कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है 0 1 उसके लैंग्वेज में पहुंचाए जाते थे, बट क्वांटम मैकेनिक्स में जो है, क्वांटम बेसिकली बेस्ड नेटवर्क में जो है इसको क्यूबिट्स में भेजा जाता है, जो क्या माना जाता है ये प्रोटेक्टेड डेटा होता है ना। और इट मेक्स मोर सिक्योर देन द ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन, मतलब ट्रेडिशनली जो ट्रांसमिशन जो किए जाते थे अब इसमें क्यूबिट्स में भेजे जाएंगे एंड दैट इज मोर सिक्योर्ड इन नेचर, राइट। कैसे भैया, बोला जा रहा है ये क्वांटम प्रॉपर्टीज को यूज करता है। क्वांटम प्रॉपर्टीज क्या है, इंटैंगलमेंट एंड सुपर इंपोजिशन, राइट। जैसे पहले क्या हुआ था ना, दैट आप अगर एक जगह से दूसरे रीजन तक अगर इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे तो बीच में जो है ना उसको आपके इंफॉर्मेशन को पढ़ा जा सकता है, राइट। बट अब क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू क्या होगा, दैट बहुत समय क्या होता है ना, सिग्नल्स जो भेजे जाते हैं उसको अगर हैकर पकड़ भी लिया ना, तो अगर आप एक भी सिग्नल को चेंज कर देते तो सारे सिग्नल चेंज हो जाएंगे, है ना। तो वही बोला गया सुपर इंपोजिशन, मतलब इसको इजीली इंटरसेप्ट या फिर इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता। एंड ये जो है इट मेक्स द क्वांटम कम्युनिकेशन वेरी सिक्योर एंड आइडियल फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, राइट। और भी कितने व्हाट नॉट यार, बहुत सारे, मतलब कोई भी सरकारी इंफॉर्मेशन तो ज्यादातर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए अगर कोई अगर इंफॉर्मेशन हो तो काफी ज्यादा सिक्योर होती है वो सब चीजें, ठीक है। तो एनीवेज आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सॉरस क्रेन के रिलेटेड, राइट। सॉरस क्रेन, राइट, यह एक पक्षी है बेसिकली ये वाली, राइट। सो एक्चुअली क्यों न्यूज में था, क्योंकि एक यूपी में एक बंदा था, उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इलीगली, क्योंकि वो इलीगली एक इंजर्ड सॉरस क्रेन को अपने घर में रखा था, उसको पाल रहा था, राइट। इंजर्ड था, ऑफ कोर्स, देखो वो भी गलत कुछ नहीं कर रहा था, बट ऑफ कोर्स क्योंकि कानून बना हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो यू कैन नॉट कीप देम, राइट। आपको फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को अगर बोलते ठीक है कोई बात नहीं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ना एक्शंस लेती, आपने क्यों रखा। तो सॉरस क्रेन की अगर बारे में बात करें, ये एक बहुत बड़ा नॉन माइग्रेटरी क्रेन है जो क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है, राइट। इनफैक्ट वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये, और इसको क्लासिफाई किया गया है आईयूसीएन के रेड डेटा लिस्ट में वल्नरेबल साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, और इंडिया में यूजुअली ये वेटलैंड्स में ज्यादातर पाया जाता है। इनफैक्ट ये जो है ना, ये बर्ड उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड भी है, सॉरस क्रेन, याद रखिएगा, राइट। नाउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी थोड़ा यहां पर देख ले गाइस, देखो ये प्रोटेक्शन करता है वाइल्ड एनिमल, बर्ड एंड प्लांट्स, जिससे इंश्योर किया जा सके इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके हमारे देश में, है ना। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कैप्चरिंग और हंटिंग, ध्यान देना, कैप्चरिंग, अभी सॉरस क्रेन का क्या हुआ, कैप्चर ही तो हुआ इनडायरेक्टली, है ना, ऑफ हंटिंग एनी स्पीशीज ऑफ द एनिमल लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 to 4, और सॉरस क्रेन क्या है, शेड्यूल 4 में लिस्टेड है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और उसको आपने रख दिया तो आपको तो फिर 3 साल का इंप्रिजनमेंट होगा ना, अप टू 3 साल का इंप्रिजनमेंट, यस, क्योंकि आपने गुनाह किया है, राइट। बट वही है, चीजें यही है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में। दोस्तों कल हमने एक एमसीक्यू पूछा था, इफ यू कैन रिकॉल इट, रिसेंटली बेरी बोरर इन्फेक्शन वाज सीन इन न्यूज। जी हाँ, आप लोगों ने सभी ने आंसर दिया था, सही आंसर था कॉफी का, राइट। आज का जो एमसीक्यू पूछने वाला हूं ना, दिस इज टफ, राइट, एंड आई वांट यू ऑल गाइस, whosoever is watching this video, yes,
हाँ जी हाँ, आप ही को बोल रहा हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एक न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट वाज लॉन्च्ड अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना प्रोग्राम। Which among the following ministry launched this? Ministry of Labor, Ministry of Skill and Development and Entrepreneurship, Ministry of Rural Development या फिर Home Ministry, राइट? तो जैसे कल का आंसर था कॉफी, जो क्या बहुत लोग सबने सही दिया था, आज का क्या आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेगा। और ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा और लास्ट क्वेश्चन जो है वह है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हुए। सबसे पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, इट्स production involves splitting water into hydrogen and oxygen using electricity from solar powered energy only. दूसरा, as of 2022 it accounted for 8% of the globally produced hydrogen, है ना? आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Comment section में I will be personally waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for discussion.